तथा अतिथि वक्तागण, हमारे देश भर के विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपतिगण, विभिन्न संस्थानों के सम्मानीय निदेशकगण, महाविद्यालयों के माननीय प्राचार्यगण, हमारे देश भर के उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण, समस्त विद्वजन और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा विनम्र प्रणाम। मैं प्रोफेसर डीपी सिंह, चेयरमैन यूजीसी, माननीय प्रधानमंत्री जी का इस सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनके प्रभावी एवं कुशल नेतृत्व में हमें यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राप्त हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी अहर्निश सेवा में है जिनका संकल्प है, जो बड़े सपने देखते हैं और हम सभी को उनको साकार करने हेतु प्रेरित भी करते हैं। उनका व्यक्तित्व दिव्यता और भव्यता का परिलक्षित करता है। उनके प्रभावी नेतृत्व में भारत विकासशील देश से विकसित राष्ट्र बनने की कगार पर है, आत्मनिर्भर भारत बनने की राह पर है। ऐसे संकल्पशील, दूरदर्शी, कर्मयोगी अपने प्रधानमंत्री जी का मैं मंत्रालय, यूजीसी, आप सभी की ओर से और पूरे शिक्षा जगत की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक का स्वागत करता हूं, जिनके प्रभावी मार्गदर्शन से पूरा शैक्षिक समुदाय लाभान्वित हो रहा है और शिक्षा जगत में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। मैं माननीय राज्य मंत्री आदरणीय श्री संजय धोत्रे जी का स्वागत करता हूं, जो हम सबके लिए सदैव सरलता के साथ सुलभ रहते हैं। आदरणीय डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सचिव उच्च शिक्षा श्री अमित खरे तथा सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती अनीता करवाल जी का भी मैं स्वागत करता हूं। आज के सम्मेलन में प्रिंसटन यूएसए से प्रोफेसर मंजुल भार्गव जुड़े हुए हैं, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर एनईपी के सदस्य रहे हैं, तथा उनके साथ बेंगलुरु से प्रोफेसर एम के श्रीधर और ड्राफ्टिंग कमेटी के अन्य सदस्य भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस सम्मेलन में हमारे हजारों कुलपति, निदेशकगण, प्राचार्यगण, शिक्षाविद और विद्यार्थी, स्टैट्यूटरी बॉडीज के तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक समग्र शिक्षा नीति है, बहुप्रतीक्षित शिक्षा नीति है, जो कि 34 वर्ष के लंबे अंतराल के पश्चात हमें मिली है। यह नीति समग्र शिक्षा और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर जोर देती है। मूल्यपरक शिक्षा, जीवन कौशल और बहुविषयक शिक्षा को महत्ता देने वाली है। यह शिक्षा नीति कौशल विकास और रोजगार परक शिक्षा के महत्व को रेखांकित करती है। यह शिक्षा नीति हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नए भारत के निर्माण में तथा आत्मनिर्भर भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह शिक्षा नीति जिम्मेदार भारतीय नागरिक विकसित करने के साथ साथ विश्व मानव, ग्लोबल सिटीजन तैयार करने का रास्ता भी साफ करेगी। आइए ऐसी शिक्षा नीति पर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले मैं सचिव उच्च शिक्षा आदरणीय श्री अमित खरे जी से निवेदन करता हूं कि वह एनईपी 2020 के हाइलाइट्स पर एक प्रस्तुतिकरण देकर इसे आगे बढ़ाएं। श्री अमित खरे जी। धन्यवाद प्रोफेसर डीपी सिंह जी, माननीय मंत्रीगण, डॉक्टर कस्तूरीरंगन जी एवं प्रारूपण समिति के सभी सदस्यगण और उपस्थित सभी नव प्रतिष्ठित कुलपति, निदेशक, प्राचार्य एवं विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के सभी विद्वजन। We have a small presentation which may be put up. I will be speaking partly in Hindi and partly in English, so that those of our colleagues who have difficulty in understanding Hindi will also be able to watch it. अगर हम लोग शिक्षा नीति के उद्गम के बारे में सोचें तो भारत के इतिहास में
यानी स्वतंत्र भारत के इतिहास में 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन से लेकर 3 बड़े बदलाव अभी तक आए हैं। कोठारी कमीशन, जिसके आलोक में National Policy on Education, which came in 1968 based on the recommendations of Professor D.S. Kothari, a former chairman of University Grants Commission, a very well-known educationist. The second major change was in 1986, when the new policy, the National Policy on Education 1986, was declared. And the third big change has come now, a transformative change, which is the National Education Policy 2020. और जैसा डीपी सिंह साहब ने कहा, 34 सालों के बाद एक नई नीति आई और this is the first policy for the 21st century. So it has great significance that it is the first policy which is for the 21st century. It has come after 34 years and this is based on the a report of the Dr. Kasturi Rangan Committee. While gratefully acknowledging their role, I would like to introduce the Honorable Chairman and members. Dr. Kasturi Rangan ji is with us. We just saw him on the screen. Dr. Manjul Bhargav is joining us from Princeton. And Dr. M.K. Sridhar is also with us. Other members, Dr. Vasudha Kamath, Dr. Ram Shankar Puri, Professor T.V. Katimani, Shri Krishna Mohan Tripathi and Dr. Mazhar Asif. We will be inviting them in subsequent webinars. Let me clarify at this stage, this is the first webinar we are having. इसके बाद स्कूली शिक्षा के ओर से भी इस तरह के वेबिनार होंगे। अलग अलग राज्यों में जाकर भी हम इस तरह के वेबिनार कराएंगे और हमारे बाकी जो समिति के माननीय सदस्य हैं, डॉक्टर कामत और अन्य सदस्य, उनको भी हम बारी बारी से आमंत्रित करेंगे। आज डॉक्टर कस्तूरी रंगन और उनकी पूरी समिति के सदस्यों के प्रति मंत्रालय की ओर से, अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हुए मैं उनका इस सम्मेलन में स्वागत करना चाहूँगा। एडीपी 2020 विश्व की सबसे बड़ी कंसल्टेशन प्रोसेस में से एक रही है। मोर देन 2.5 लाख ग्राम पंचायत, लोग कहते हैं कि लोग कि दिल्ली में बैठे हुए शिक्षाविद या अधिकारी या सरकारें नीति बनाती हैं। ये पहली नीति होगी जिसमें पंचायत से, राइट फ्रॉम द पंचायत लेवल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल, everybody has been involved. The draft document which was prepared by Dr. Kasturi Rangan and his team was translated in 22 different languages. It was circulated all over the country. More than 2 lakh suggestions, comments had come, and based on that we had dialogue with the honorable members of parliament. It was presented before the Parliamentary Standing Committee on HRD. It was also discussed in a special meeting of K. यानी हर स्तर पे व्यापक मंथन करके इस नई नीति को आपके समक्ष लाया गया है और इसमें सबसे बड़ी विशेषता अगर मैं कहूँ तो यह है कि लोगों के एस्पिरेशन, जो हमारे युवा वर्ग हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे कुलपति हैं, सब अपनी एस्पिरेशन इस पॉलिसी में देख रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिसी आप सब की है और आपके द्वारा ही बनाई गई है। कुछ जो बड़े रिफॉर्म्स इसमें हैं, मैं उन्हीं की ओर आपका इशारा करूंगा। 2035 तक हम प्रयास करेंगे कि GER वर्तमान 27% से बढ़कर 50% हो जाए और इसके लिए लगभग 3.5 करोड़ अतिरिक्त सीटें हमारे छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध होंगी। होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, जो अभी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स इस तरह के नहीं हो करके न केवल कोर्स मल्टीडिसिप्लिनरी होंगे, बल्कि इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का प्रावधान दिया गया है कि लोग साल भर के बाद बाहर भी जा सकते हैं, सबैटिकल लेकर के फिर वापस भी आ सकते हैं सिस्टम में। ये
बड़ा ही क्रांतिकारी कदम होगा और इसके लिए क्रेडिट ट्रांसफर की व्यवस्था, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इनकी भी व्यवस्था रखी गई है। और विश्वविद्यालयों को, और विशेष रूप से जैसे हमारे स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IITs, IISc, इनको भी हम लोग और अधिक मल्टी डिसिप्लिनरी बनाएंगे। वर्तमान में भी ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। उदाहरण के लिए IIT खड़गपुर तो अब मेडिकल कॉलेज की ओर बढ़ रहा है, तो वर्तमान में भी ये मल्टी डिसिप्लिनरी की ओर काफ़ी हद तक है, लेकिन और इनको सशक्त किया जाएगा। हमारे 45,000 महाविद्यालय हैं, जिनमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, लेकिन अधिकांश एफिलिएटेड कॉलेज हैं। और एफिलिएटेड कॉलेजेस को ग्रेडेड ऑटोनॉमी देने की व्यवस्था रखी गई है। समय समय पर एक्रीडिटेशन के आधार पर उनको एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक, फाइनेंशियल, इन तीनों क्षेत्रों में ऑटोनॉमी दी जाएगी ताकि अपने पाठ्यक्रम डिजाइन कर सकें एंड दे कैन हैव full freedom. Those who are in A+ category, they can have full freedom about even up to the level of degree granted. Those who are in A category, this will all be translated into action through the regulations made by the University Grants Commission or the subsequent body which is to be set up. But the important thing is that in 15 years' time, an attempt will be made to phase out the affiliation system. I know there are many challenges in it, and that is why we will be having these type of webinars right from now till September, October, so that the action plan or the implementation plan is very, very practical. हम लोगों ने जो माननीय मंत्री जी के साथ चर्चा की है कि जो परिवर्तन आ रहे हैं उनको इस प्रकार से लाया जाए कि हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स और हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो उसके आधार पर बदले। We are not looking for disruptive changes, we are looking for gradual changes which can be easily accommodated by our system. वर्तमान में जो इंस्पेक्शन की व्यवस्था है उसकी जगह एक सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहेगी अप्रूवल्स के लिए। सिंगल रेगुलेटर का प्रावधान किया गया है, अलग अलग रेगुलेटर्स की जगह सिंगल रेगुलेटर रहेंगे। कॉमन नॉर्म्स फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट, अर्थात जो हम लोगों ने डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये व्यवस्थाएं जो है, these are the type of administrative arrangements, but as far as education is concerned, that will have common standards. The governing bodies may differ from one university to another, the patterns may differ about governance, but the educational standards across the board will remain the same, and they will all be subject to the same standards as prescribed by the UGC or the subsequent body which is formed. कई लोग पूछ रहे हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसके बारे में विस्तृत चर्चा मंत्रालय के अंदर माननीय मंत्री जी के साथ हो चुकी है। इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी तैयार है और 6% की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं कि GDP का 6% अभी 4.43 है। We will be spending 6% of GDP, and with the help of public-private partnerships and also with the help of state government, we will be able to achieve. In any case, many of the reforms in higher education are policy reforms and not financial reforms. कुछ और भी बड़ी बातें हैं रिसर्च में। ऑन द पैटर्न ऑफ NSA, वी आर हैविंग NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। मैं बताना चाहूँगा कि इसका व्यापक स्कोप है, केवल साइंस ही नहीं, सोशल साइंस के लिए भी ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन काम करेगा। इंटरनेशनलाइजेशन पर इतनी बड़ी पहल हुई है जो पहले कभी नहीं हुई कि हम देश को, भारत को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का हब बनाएंगे। इसके लिए अलग अलग प्रोग्राम जो चल रहे हैं उनको एक किया जाएगा और यहाँ के अच्छे विश्वविद्यालय विदेश में जाके कैंपस खोल सकते हैं। विदेश के भी जो प्रथम 100 विश्वविद्यालय हैं वो यहाँ पे ट्रेनिंग अरेंजमेंट या अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं। वी आर ऑल्सो इंटीग्रेटिंग वोकेशनल टीचर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, एंड देयर इज a concept of a 4-year
B.Ed course or a teacher education course, just like we are having integrated courses in law, we will also be having an integrated course in teacher education. The special education zone, particularly, we will be having more webinars on the disadvantaged section. There are very specific provisions made in the policy for our disadvantaged sections of scheduled caste, scheduled tribe, other backward classes, the differently abled Divyangjan, and also for the regions which are educationally backward, who will be in the special education zone. The technology will be held through the National Technology Education Technology Forum will be formed, so that the public, private, higher education, school education, all that is supplemented through a NEPF. We are also focusing on the Indian languages, Indian knowledge systems, culture and values, the teaching of languages. There is a great focus on the Indian Institute of Translation and Interpretation, which will be a new institute altogether. लोक विद्या के बारे में तो अनेक संवाद हमारे पास आए हैं, इसका स्वागत करते हुए कि जो लोक कलाएं हैं, लोक विद्याएं हैं, उनको भी शिक्षा की व्यवस्था में हमने शामिल किया है। टेक्नोलॉजी के बारे में आपने स्वयं देखा, पॉलिसी आने के पहले ही चूंकि एक महामारी के कारण विशेष परिस्थिति बन गई थी, तो ड्यू टू पैंडेमिक वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड यूजिंग heavily on the technology, but there are further recommendations. Particularly, I'll speak only on one, that is e-content will also be in regional languages. प्रारंभ में 8 भाषाओं में e-content की हम व्यवस्था रख रहे हैं, और इससे अगर कहा जाए तो on one hand we will improve our access, on the other hand we will also have equity. Those who are not able to participate in higher education for financial reasons or because of the difficulty in languages or for any other reason, we will also like to have equity in the participation. Policy is very clear on commercialization to be curbed. In fact, कुछ लोगों ने मैं कहूँगा अज्ञानता के कारण कई जगह लोग कह रहे हैं कि कमर्शलाइजेशन होगा, लेकिन अगर पॉलिसी देखा जाए तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कर्बिंग कमर्शलाइजेशन। ये चैप्टर 12 में है, कर्बिंग कमर्शलाइजेशन। स्पष्ट है कि प्राइवेट सेक्टर अगर भाग लेगा तो रीजनेबल सरप्लस जो उन्नी कृष्णन जजमेंट में है, ठीक वही लिखा हुआ है, रीजनेबल सरप्लस विल बी री इन्वेस्टेड इन द एजुकेशन सेक्टर। इसमें प्रॉफिटियरिंग का कोई स्कोप नहीं रखा गया है। फी रेगुलेशन को भी एक रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर में रखा गया है, एक रीजनेबल फीस ली जा सकती है। इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हुए सभी भाषाओं में आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। ये सबसे अच्छा 22 भाषाओं में धन्यवाद के बाद मैं धन्यवाद देता हूँ, थैंक्स करता हूँ श्री अमित खरे जी को उनके बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट respected Dr. K. Kasturirangan ji, a well-known space scientist and honorable chairman of the committee for draft NEP, to deliver his keynote address. Respected Dr. Kasturirangan ji. And to be a part of this eminent gathering with the Honorable Prime Minister. On behalf of the entire committee, and here I see Professor Sridhar, I would like to express our immense satisfaction that the final form of the policy reflects most of the recommendations, both in letter and spirit. The policy's focus on public good reflects the committee's constant analysis of inputs drawn from the public, from researchers and practitioners, and from numerous stakeholders. I would like to thank the Honorable Prime Minister for having personally reviewed the policy several times and for introducing innovations of his own, such as bagless days for students, encouraging them to make visits to factories and other facilities in their neighborhood, and for endorsing key recommendations in the policy, such as halting teacher transfers, a move that will help young children learn better through building relationships with their teachers.
Today, I would like to take you all through some of the thinking that went into the formulating the policy. Our focus is captured well in one of the statements in our document, and I quote, providing universal access to quality education is the key to India's continued ascent and leadership on the global stage in terms of economic growth, social justice and equality, scientific advancement, national integration, and cultural preservation. I will focus mainly on higher education, that is the theme of this seminar. But first, I would say a few words about the school education, not only because it is intrinsically important, but because school plays a decisive role in sustaining the higher education system and lays the foundation for lifelong learning. The policy is informed by advances in developmental, cognitive, and educational psychology, which indicate that the expanded 5 plus 3 plus 3 plus 4 design is better suited to the child's learning trajectory from perceptual learning to conceptual learning to then on to prescriptive learning and abstraction. The schooling system thus reflects these natural developmental phases in essential to prepare students for higher education. A major policy shift in higher education is the emphasis on holistic and multidisciplinary education within a 4-year degree program. Our present undergraduate system seeks mastery in silos, and a short-sighted policy would simply have called for improving job readiness on day one. This policy recognizes that such an approach is dangerously out of step with a world that is rapidly changing. It recognizes that students must be given a much broader multidisciplinary foundation so that they can adopt and reinvent themselves as necessary over their entire working lives. The 4-year program will provide students with opportunity to explore their interests and develop a broad base. I want to stress the holistic aspect of undergraduate education, which aims to develop all capacities, not only intellectual, but aesthetic, social, physical, emotional, and moral capacities in an integrated manner. This policy takes the firm view that vocational education must be integrated within the undergraduate education. Not only is this consistent with the principles of holistic development, but it gives students an avenue into the world of work that will increasingly be important in the 21st century. I want to clearly emphasize this point because we tend to have a very narrow conception of vocational education and we therefore undervalue it. With advances in technologies such as artificial intelligence and augmented reality, we really foresee an increasing number of hybrid jobs where a human's vocational skill will complement the capabilities of high-tech equipment. The higher education system is therefore necessary to prepare students for such jobs. There is a similarly compelling case for moving school teacher education to higher education. Not only does this immediately raise the stature of school teachers by placing their profession at par with other options for graduates, but it also recognizes that only the higher education system can provide school teachers with a knowledge base broad enough and deep enough to strengthen our schooling system. The 4-year system will also give all students the option to pursue the undergraduate research, and an honors degree will grant them direct access to PhD program. When it comes to research, India's low output of high quality research
not only places us at a serious short-term disadvantage on strategic and economic fronts, but there is also a severe long-term risk because quality research is essential for quality education. The present fragmented system of small colleges cannot sustain quality teaching and research programs. Thus, the policy calls for an urgent consolidation of higher education institutions that focus on research and teaching, complemented by a system of degree granting autonomous colleges that focus on providing high quality education. The policy also highlights the critical need to better manage research at all levels: pure research, applied research, translational research, and research to address specific needs of industry and the nation. This management of research will be provided by the National Research Foundation, whose primary role will be to nurture a vibrant research ecosystem through adequate funding, mentoring, and careful monitoring, particularly focusing on university systems. The NRF will ensure that research proposals are selected purely based on merit by following a rigorous peer review process. In addition to funding projects of critical importance, such as mitigating the impact of climate change, NRF will support multidisciplinary research in areas of arts and humanities, social sciences, sciences and mathematics, engineering and technology, including educational technology. In fact, EdTech research must play a crucial role not only in achieving a higher gross enrollment ratio by improving access to quality higher education, but in improving the resilience of the entire educational system from disruptions such as the one we are facing today. In this regard, NRF will work closely with the National Educational Technology Forum. I may mention that NETF is an institutional mechanism that the policy has recommended to identify, review, advise, and create research programs to enable well thought out, scientifically sound steps in introducing technology into the educational system. Finally, I'd like to say a few words about the reformed regulatory structure of the higher education. These changes will ensure that the distinct functions of regulation, accreditation, funding, and academic standard setting will be performed by independent and empowered bodies to minimize conflicts of interest and to create the necessary checks and balances in the system. This light but tight regulatory framework reflects one of the core principles of the policy: to improve our educational system. It is essential to specify clear goals and to ensure that the individuals are empowered to explore multiple ways to achieve these goals within a framework of accountability. The National Education Policy 2020 sets the direction in which the ship must sail. In the Honorable Prime Minister, we have a captain who will keep us sailing on course. It is now up to us, each of us, students, teachers, principals, vice chancellors, officials, and the public, to do our collective part in ensuring that India makes smooth and rapid progress as it re-establishes itself as a knowledge powerhouse. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर। और इसके पश्चात मैं मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री आदरणीय श्री संजय धोत्रे जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। सभी को नमस्कार। हमारे लोकप्रिय कर्मठ और सभी को नमस्कार। हमारे लोकप्रिय कर्मठ और दृढ़ निश्चयी नेता
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जो अभी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे मार्गदर्शक और मेरे वरिष्ठ साथी एवं भारत सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जिनके अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार हुई, जिन्होंने अभी हमको मार्गदर्शन किया, ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी, यूजीसी के चेयरमैन डीपी सिंह जी, हमारे हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खरे जी, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन लिटरेसी अनीता करवाल जी, इस समय विशेष उपस्थित प्रोफेसर एम एल श्रीधर जी, श्री मंजुल भार्गव जी, इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हुए विश्वविद्यालयों के शिक्षा संस्थाओं के वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वरिष्ठ अधिकारी और प्यारे विद्यार्थियों और भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी जो निश्चय करते हैं, जो काम हाथ में लेते हैं, उसे पूरा करते ही है। सर्वप्रथम तो मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा और उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा कि जिनके नेतृत्व और दिशा निर्देश में आज देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिल गई है। 34 सालों के बाद 21वीं सदी में नए भारत की नींव रखने के लिए यह शिक्षा नीति आई है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की शुरुआत इस शिक्षा नीति से होगी। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और इसका उद्देश्य है राष्ट्र निर्माण। इस नीति की कक्षा वैश्विक है, परंतु आत्मा भारतीय है। अभी डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी ने बहुत ही कम शब्दों में इसका सार बताया और मैं डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, उनके साथ में समिति के सभी सदस्य, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करके हमारे आने वाले कई पीढ़ियों के लिए सक्षम, उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए, हमारे भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो ये शिक्षा नीति तैयार की, और उसके बाद में आदरणीय हमारे वरिष्ठ मंत्री निशंक जी के नेतृत्व में कई, यानी आपने इसमें बहुत मेहनत की और बाद में करीब करीब 1 साल तक इतना विचार विमर्श हुआ, करीब करीब 2.25 लाख से ज़्यादा सजेशंस हमको मिले। कई जनप्रतिनिधियों से, खास करके सांसदों से हम मिले और प्रधानमंत्री जी बार बार इसकी बैठकें बुलाते थे। तो इतना ये विचार मंथन करके एक, मुझे ऐसा लगता कि एक आदर्श शिक्षा नीति आपने तैयार की, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और वैसा तो आपने सब कुछ बताया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बोलूँगा, लेकिन फिर भी जो कुछ भी आपने मुझे सिखाया, आपका मार्गदर्शन मिला, हमारे वरिष्ठ मंत्री जी ने, उनका अनुभव है, तो मैं थोड़ा मेरा अनुभव भी आपको कथन करना चाहता हूँ। यहाँ उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े महानुभाव बैठे हुए हैं, चाहे आईआईटी हो या कोई डिग्री कॉलेज। हमेशा सुनने में आ रहा था कि स्कूली शिक्षा पूरी करके जो छात्र कॉलेज में प्रवेश करते हैं, उनमें से कई छात्रों की गुणवत्ता स्तर यथा अपेक्षा नहीं होती। डिग्री लेने के बाद भी उस विषय का आवश्यक ज्ञान या लाइफ स्किल से कई छात्र जुड़ नहीं पाते, जबकि हर साल लाखों की संख्या में नए ग्रेजुएट जॉब मार्केट में आते हैं। शिक्षा की सार्थकता तभी होगी जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो और जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहे उसका ज्ञान एवं स्किल उसके पास हो। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड भी तभी असरदार होगा। किसी पौधों को फल आएंगे या नहीं, यह वो पौधा बड़ा होने के बाद में तय नहीं होता। यह तय होता है उसका आरंभिक पोषण, उसका रखरखाव, उसके ऊपर कैसे संस्कार किए, उसको किस तरह से उसका हार्डनिंग किया गया, इसके ऊपर वो निर्भर होता है। शारीरिक तथा मानसिक विकास, उत्तम चारित्र, नैतिक एवं संवैधानिक मूल्य संस्कार, कोऑपरेटिव स्पिरिट, साइंटिफिक टेम्परमेंट
आदि मूल्यों का स्वीकार भी इसी उम्र में आसानी से होता है। शिक्षा नीति ने इस अहम बात को ध्यान में रखकर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को बढ़ावा दिया है। बच्चों की फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को मजबूत बनाने के लिए इसमें प्रावधान है। ऐसे कई प्रावधान है जिससे मजबूत स्कूली शिक्षा का लाभ सीधे उच्च शिक्षा व्यवस्था को सक्षम बनाने में होगा। क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम इज एसेंशियली एंड inherently linked to strong foundation of school education. This policy has broken many silos and watertight compartments that had existed in our education system. There is no distinction now between academic and co-curricular or extracurricular. School students will have exposure to academics, sports, arts, music, vocational studies, to ensure their all-round development. This approach will continue in higher education as well, and many such transformational and non-incremental reforms have been attempted through this policy. Consolidation of higher education, multidisciplinary approach, credit system, integration of vocational training with mainstream education, focus on quality, equity and inclusiveness, light but tight regulation are many such transformational aspects of this policy with unwavered focus on top class quality education. डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी का जो अनुभव है, उनकी टीम ने इस क्षेत्र को नई ऊंचाई पे ले जाने वाली शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया। उनका और उनकी टीम का मैं फिर एक बार अभिनंदन करता हूं। हमारा मार्गदर्शन आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के नेतृत्व में इस मसौदे पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई, जिसका भी मैंने उल्लेख किया। विचारों के इन अनन्य साधारण मंथन के पश्चात यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अमृत कलश हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस राष्ट्र को प्राप्त हुआ। इस नीति के इम्प्लीमेंटेशन में उनकी आत्मा, उसका स्पिरिट और उद्देश्य को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि हमारे देश की उज्जवल भविष्य की नींव अब रखने जा रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी एजुकेशन लीडर्स से मेरा अनुरोध है कि इस नीति का इम्प्लीमेंटेशन आप एक लीडर की तरह करें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल शहरों तक की सीमित ना रहे, ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग, खेती से लेकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी और स्पेस रिसर्च तक हम हर क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं। टीचिंग और रिसर्च के साथ कम्युनिटी एंगेजमेंट पर बल देना होगा। हमारे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं के उत्तर भी इसी उच्च शिक्षा व्यवस्था से ढूंढने होंगे और इसके लिए वेल ट्रेंड और कमिटेड टीचर को भागीदार बनाना होगा। केवल करियर ओरिएंटेड युवकों को तैयार करना ऐसा सीमित उद्देश्य इस पॉलिसी का नहीं, बल्कि नए भारत के निर्माण के लिए हमारे ट्रस्टेड पार्टनर तैयार करना, जिनको हम विश्वासु भागीदार कह सकते, ये भी एक उद्देश्य है। इन्हीं युवा में से कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई साहित्यिक, कोई सोशल साइंटिस्ट, कोई स्कूल टीचर या प्राध्यापक बनेगा। कोई खुद की इंडस्ट्री चलाएगा तो कोई खुद अपना बिजनेस शुरू करेगा, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बनेगा या कोई लोक प्रतिनिधि बनेगा। काम और भूमिका भले ही अलग अलग हो, परंतु सबका अंतिम ध्येय होगा भारत को विकास के हर क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर पहुंचाना, और वो भी हमारे भारतीय एवं संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए। एक भारत श्रेष्ठ भारत और उन्नत भारत का रास्ता इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से गुजरेगा। हमारी अपनी ज्ञान परंपरा, हमारी विरासत को सुरक्षित रखते हुए दुनिया को भी इसका लाभ पहुंचाना होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मा भारत, श्रेष्ठ भारत, समर्थ भारत का सपना देखा है, उसे साकार करने के लिए हमें कटिबद्ध होना होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम सब को जो आत्मविश्वास और आत्मभान दिया है, उसे साथ में लेकर ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का आत्मनिर्भर भारत साक्षात उतरेगा।
मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर एक बार सभी को धन्यवाद देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। और अब मैं अपने माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक को उनके उद्बोधन के लिए विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं, और इस उल्लेख के साथ कि आपने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान उनका एक अलग रूप देखा है, वह है विशेष सक्रियता का, धैर्यशील और आत्मविश्वास से लबरेज व्यक्तित्व और नेतृत्व का। ऐसे माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं उनके उद्बोधन के लिए। मेरे सहयोगी श्री संजय धोत्रे जी, परम श्रद्धेय पद्म विभूषण के कस्तूरी रंगन जी, भाई श्रीधर जी, मंजुल भार्गव जी, हमारे उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे जी, स्कूली शिक्षा सचिव अनीता जी और यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह जी, पूरे देश के कोने कोने से 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतिगण, सभी संकायगण, हमारे देश के लगभग 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपल और अध्यापकगण, और राष्ट्रीय महत्व के 150 से भी अधिक संस्थानों के अध्यक्ष, निदेशक और महानिदेशकगण, सभी छात्र छात्राओं, आज हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि कुछ ही देर में हमारे बीच हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं सोचता हूं कि जो अभी कस्तूरी रंगन जी ने हमको संक्षिप्त लेकिन व्यापक तरीके से इस सूत्र रूप में इस नई शिक्षा नीति को, इसके अमृत को हमको बताया है, और हमारे राज्य मंत्री जी और हमारे सचिव ने जिन बिंदुओं को कहा और हमारे यूजीसी के चेयरमैन ने जिन विषयों को कहा है, मैं ये समझता हूँ कि इस देश जो विश्व गुरु देश रहा है और जिसके बारे में हमेशा एतद्देश प्रसूतस्य सदग्र जन्मनः स्वम स्वम चरितम शिक्षण पृथ्व्याम सर्वमानवा, जहाँ तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय रहे हों, जहाँ पूरी दुनिया के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हों, और आज यही वो देश है जब आप अपने देश की, भारत की अपनी शिक्षा नीति होगी। कस्तूरी रंगन जी, आपकी कमेटी को आपको मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता हूं। आपको ये देश बहुत याद करेगा सदियों तक, क्योंकि बहुत बड़े नवाचार के साथ विश्व का शायद इससे बड़ा कभी नवाचार नहीं हुआ होगा, जहाँ 2 लाख से भी अधिक ग्राम सभाओं तक हम गए हैं, जहां 33 करोड़ छात्र छात्राओं के अभिभावकों से हमने संवाद किया है, जहां विश्वविद्यालय से लेकर के महाविद्यालय तक, विशेषज्ञों से लेकर शिक्षाविदों तक, एनजीओ से लेकर के और वैज्ञानिकों तक, कौन सा क्षेत्र ऐसा छोड़ा, और जनप्रतिनिधि हों चाहे देश के सभी शिक्षा मंत्रीगण हों, एक बार नहीं तो अनेकों बार व्यापक विचार और विमर्श हर स्तर पर हर प्रकार का जो हुआ है, और उसके बाद भी पब्लिक डोमेन में डालने के बाद 2.25 लाख से भी अधिक जो सुझाव आए हैं, और उन भी एक एक सुझाव का विश्लेषण करने के बाद जो ये अमृत निकला है, ये अमृत आज आपके सामने है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ सारे लोगों को। एक नए इतिहास के हम साक्षी बन रहे हैं, जितने भी लोग इस शिक्षा नीति से जुड़े रहे हैं और जो जुड़ रहे हैं, और जिनके हाथों में आकर के इसको क्रियान्वयन होना है, वो निश्चित रूप में इतिहास के गवाह बन करके इस गौरव को महसूस करेंगे। सभी भाई और बहनों से मैं समझता हूं कि बहुत व्यापक तरीके से सारे बिंदु आ गए, लेकिन मैं बस इतना निवेदन करना चाहता हूं, पूरा मैदान हमारे सामने खाली है। इस पूरे मैदान में हम कितना तेज भागना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें हम शुरू से कर रहे हैं। शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में हम स्पार्क के रूप में पहले से कर रहे हैं। दुनिया के 127 विश्वविद्यालयों के साथ हम शोध और अनुसंधान कर रहे हैं। हम स्पार्क के साथ साथ स्ट्राइड अंतर विषय शोधों में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्टार्स विज्ञान के क्षेत्र में कर रहे हैं, इम्प्रिंट है, इम्प्रेस है। हम लोग ज्ञान और ज्ञान प्लस के तहत जहां बाहर से हमारी फैकल्टी आ रहे हैं, वहां ज्ञान प्लस में हमारी फैकल्टी भी अब बाहर जाएंगी। और इतना ही नहीं तो एनआरएफ जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत जो आगे शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में हमने पूरी दुनिया के शिखर पर पहुंचना है,
ऐसे हम लोग लगातार जो हम लोग कर रहे हैं और जो इस शिक्षा नीति के साथ तेजी से भगाने का हमारा जो मैदान हमको मिला हुआ है, मैं सोचता हूं कि आसियान देशों के 1000 से भी अधिक शोध छात्र आज हमारे IITs में शोध और अनुसंधान के लिए आए हैं। और स्टडी इन इंडिया और स्टे इन इंडिया का जो हमने अभियान लिया है, क्योंकि हमारी ये संस्थाएं सबल हैं, सशक्त हैं, और अब ये नई शिक्षा नीति में जिस तरीके से व्यापक सुधार हुए हैं, उसमें अब हमारे बच्चे जो लगभग 7.5 से 8 लाख बच्चे विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, हम सामर्थ्य के साथ, भरोसे के साथ उनको रोक पाने में सफल होंगे, क्योंकि ये जो नई शिक्षा नीति आई है वो व्यापक तरीके से व्यापक सुधारों को लेकर के और एक नई छलांग मारने के लिए हर क्षेत्र में, हर दिशा में, हर बिंदु को लेकर के और बहुत दूर तक जाने के, जमीन पर खड़े होकर के, ये पूरी दुनिया में जहां सबसे बड़ा व्यभिचार की शिक्षा नीति है, वही मैं ये समझता हूं कि ये दुनिया की सबसे सदी की सबसे सुंदरतम शिक्षा नीति है, क्योंकि ये मूल्यपरक शिक्षा अपने जीवन मूल्यों पर खड़े होकर के ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में पूरे विश्व के शिखर तक पहुंचती है। ऐसी खूबसूरत शिक्षा के जो आप जितने भी लोग उससे जुड़े हैं, कस्तूरी रंगन जी, इतनी खूबसूरत शिक्षा नीति आपने बनाई है कि आज पूरा देश उत्सव मना रहा है, उल्लास और उमंग से भरा है कि पहली बार ऐसी शिक्षा नीति उनकी अपनी आ रही है, जब उनको भरोसा होता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी का जो नए भारत के निर्माण का जो सपना है, वो निश्चित उस सपने को ये शिक्षा नीति पूरा कर सकेगी। स्टडी इन इंडिया के तहत बहुत तेजी से हम लोग बाहर के लोगों को, बाहर के छात्रों को भी आकर्षित करने में हम सफल हो रहे हैं। और मैं ये समझता हूं अभी जो हमने IOE जो संस्थान बनाए हैं, उनको और संख्या हमको बढ़ाना है, हमको अपनी उत्कृष्टता। और मुझे लगता है कि जितना मैंने देखा है, मेरे चाहे IIT हैं, IIIT हैं, IISER हैं, NITs हैं, हमारे SPA हैं, तमाम विश्वविद्यालय हैं और तमाम राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, जब मैं उन संस्थानों का दर्शन करता हूं तो मुझे आत्म भरोसा होता है कि नहीं, हम लोग पूरे विश्व के प्रतिस्पर्धा में कहीं पीछे नहीं हैं। आत्म भरोसे के साथ नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में जिस तरीके से सारे विश्व में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है, जिस तरीके से भारत एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है, मुझे भरोसा है कि जो हमारी ये नई शिक्षा नीति 2020 आया है, जिसमें पूरे देश का जनमानस उत्सव और उल्लास मना रहे, ये हमारी जो नई शिक्षा नीति आ रही है, ये भारत को एक ज्ञान आधारित महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा, जब पूरी दुनिया को भारत पर गर्व होगा। और इससे जुड़ी जो इसकी जड़ें हैं, वो पुनः जो सदियों की गुलामी के बाद जो जड़ें हमारी हमको हमारी जड़ों से हटाया गया था, काटा गया था, वो जड़ें सिंचित होंगी। और जो हमारा ध्येय है, जो हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, योग, आयुर्वेद सहित वैज्ञानिक विधाओं से जुड़े हमारा समृद्ध इतिहास है, वो वैश्विक प्रभाव में बदलाव लाने के लिए ये NEP एक आधारशिला का काम करेगी, जो गुणवत्ता के साथ व्यापक रूप में उत्कृष्टता को लेकर के ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए पूरी दुनिया के शिखर तक पहुंचाएगी। क्योंकि अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमको हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं, हम लगातार संवाद कर रहे हैं। नहीं तो अपनी सभी संस्थाओं को आप योद्धा के रूप में आपने काम किया है। मैं जान सकता हूं, मैं महसूस करता हूं कि जब कोविड की महामारी थी, तब आपने जिस तरीके से उस चुनौती का मुकाबला किया है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो लगातार कहते हैं कि जब बड़ी चुनौती होती है तो उतनी बड़ी सफलता भी मिलती है, यदि उस चुनौती का ठीक ठीक से मुकाबला किया गया। और मुझे गर्व होता है कि मेरे सारे शिक्षण संस्थानों ने बहुत अच्छा काम किया, योद्धा बनकर के फ्रंट लाइन पर खड़े होकर के जिस तरीके से काम किया। मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूं, आपका सबका स्वागत करता हूं। आज दिन भर हम व्यापक परामर्श करने वाले हैं, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग समय में, अलग अलग विषयों को लेकर के, और पूरे दिन भर जो हम काम करेंगे उसके लिए जो अंत में शाम को भी हम फिर एक बार मिलने वाले हैं। लेकिन कस्तूरी रंगन जी, एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से
मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपकी कमेटी का अभिनंदन करता हूं। और आज जो प्रधानमंत्री जी से हजारों देश और विदेश से जुड़े हैं, मैं सब आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ನನ್ನ ಇದು ಆಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Honorable Prime Minister will be giving his address shortly, and for information of all those who are with us, this is a live telecast which is going across India. ये पूरे देश में प्रसारित हो रहा है ताकि हर व्यक्ति को इसकी जानकारी मिल सके। प्रधानमंत्री जी की क्या सोच है शिक्षा के प्रति, उसकी जानकारी मिल सके। एक अनुरोध होगा, कई संस्थानों में पीछे से लोग आवाजाही कर रहे हैं, तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी रहें तो सब अपने स्थान पर बैठे रहें। एनी मूवमेंट विल लुक ए लिटिल इनअप्रोप्रिएट। तो पीछे जो लोग एक दो संस्थानों में आते जाते दिख रहे हैं, वो ऐसा ना करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के जस्ट पहले माननीय मंत्री जी उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद अनुरोध करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपना उद्बोधन करें।